कोई प्रश्न बन रहे हो जो मैंने बातें कही उनसे संबंधित या और कोई, तो हम उनकी चर्चा कर सकते हैं। अगर आप लोग चर्चा ना करना चाहें, प्रश्न नहीं हो, वास्तविक में प्रश्न नहीं हो, तो मैं सीधे आप लोगों को प्रयोग में ले चलना चाहता हूं। कोई प्रश्न तो नहीं? आपने कहा था नहीं बताएंगे, घर में देखो स्वामी जी, एक बात मैं आपको बता देता हूं और सब लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। हमारा शरीर जिस समय अवचेतन की अवस्था में होता है, उस समय हम एक प्रकार के खाली होते हैं, खाली घर होता है। उस घर में दो ही संभावनाएं होती हैं, या तो जो अंदर की चेतना है, जो सोई हुई आपकी खुद की आत्मा, वो उस घर पे अपना कब्जा दिखा ले, या फिर कोई बाहर वाला आपके घर में घुस जाएगा। खाली घर कोई पड़ा नहीं रहता, और वो भी गुड़गांव में हो तो क्यों पड़ा रहेगा तो वहां तो कोई ना कोई घुस ही जाएगा। तो अशुभ और शुभ दोनों प्रकार की चेतनाएं आपके इर्द गिर्द जो हैं वो आप पे प्रवेश का प्रयास करती हैं। पहली बात, मुझे सबसे बड़ी कोशिश ये करनी पड़ती है कि मैं इस पूरी सराउंडिंग को अशुभ चेतनाओं से बचाने का प्रयास करूं। तो यहाँ पे अशुभ चेतनाओं से बचाने के लिए मैं जितना कर सकता हूं वो उतना मैं करता हूं, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो आपके हाथ में। अशुभ चेतना करती क्या है और क्यों आएगी? अशुभ चेतना आपके पास ना आपके घर पे कब्जा करने आ रही होती है, ना आपको तंग करने। वो तो ऐसे समझो कि जो भी चेतनाएं अतृप्त हैं, चाहे वो शुभ है चाहे अशुभ, इसका मतलब ऐसा है उनकी कोई ऐसी कोडिंग टूट गई है जिसके कारण वो अगला जन्म नहीं ले पा रहे। तो जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान की अवस्था में होता है तो उसमें से वो प्रवेश करके गुजरती हैं। आप सिर्फ एक द्वार बनते हो जिसमें एक तरफ से घुसती है, दूसरे तरफ से निकल जाती है, ऐसे करके प्रवेश करती है। और वो एक हो सकती हैं, दो हो सकती हैं, और लाख भी हो सकती है, और करोड़ों भी हो सकती है, उनकी संख्या नहीं है कोई। लेकिन जिस वक्त भी आप दरवाजा बंद करोगे, ध्यान आपका टूटेगा या गलत तरीके से बिखरेगा, उस वक्त वहां पे जो भी चेतना होगी वो फंस जाती है, वो वहां पे रुक जाती है। अब अगर शुभ चेतना है और वो रुक गई तो वो आपके जीवन को और सद्गति प्रदान करेगी, उसकी ऊर्जा का सपोर्ट आपको मिलेगा आगे बढ़ने के लिए। वो आपको अध्यात्म की दिशा में धक्का देगी, वो आपको सपोर्ट की दिशा में धक्का देगी। लेकिन अगर अशुभ चेतना फंसी तो वो आपसे ध्यान छुड़ाएगी। अशुभ चेतना अगर आपके अंदर फंसी, जैसे एक मित्र थे, उनके साथ ऐसा हुआ कि ऐसे प्रयोग के दौरान एक अशुभ चेतना उनके अंदर प्रवेश करी और वो रुक गई। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन्होंने फिर आंख खोली, थोड़ी देर बाद उनकी सुंदर सी पत्नी सामने खड़ी थी, उनके साथ वो संभोगरत हुए। तो जो अशुभ चेतना रुकी थी, जो कि जा रही थी गुजर के, अचानक वहां पे उसे एंटरटेन मिल गया। उसके बाद से उस इंसान को ध्यान में कभी उसने प्रवेश नहीं किया, क्योंकि ध्यान में प्रवेश करने पे दरवाजा फिर से खुलेगा, और अगर उतना गहरा प्रवेश हो गया तो उस चेतना को बाहर निकलना पड़ेगा। जैसे कुत्ता घर में घुस आता है, तो अगर वो दरवाजे से घुस आए, दरवाजा बंद हो जाए तो जाएगा कहाँ? फिर वो अंदर भटकेगा, तो दरवाजा खोलना पड़ता है उसको बाहर निकालने के लिए। तो इसीलिए आपने कभी कभी देखा होगा कि कुछ लोग ध्यान करते हैं और ध्यान करने के बाद अचानक उनके अंदर ऐसा चेंजेस आता है, वो कहते हैं यार बकवास है, ध्यान है, नहीं करना ध्यान, इससे अच्छा तो शराब पियो, मौज करो, धन कमाओ, सेक्स करो, क्या रखा परमात्मा पाने में, ऐसी बातें करने लगते हैं। आप सोचो कि क्या ध्यान के ऐसे परिणाम आ सकते हैं कि ध्यान का विरोध हो? ध्यान के परिणाम कभी ऐसे नहीं आ सकते कि ध्यान का विरोध हो। वो परिणाम तभी आ सकते हैं जब आप एक ऐसी दिशा में धक्का दे दो अपने आप को जो कि आपको मन के तल के आनंद देती, तो वो चेतनाएं रुक जाती। बहुत से लोगों का ध्यान छुड़वा दिया इस जगत में उन चेतनाओं, और उनके शरीर के माध्यम से वो अपनी व्यसन को जीती। तो शुभ और अशुभ चेतनाओं के थोड़े से पहचान होती है, उन पहचानों को मैं बता देना चाहता हूं। चोर कभी भी जो है वो बता के घर में नहीं घुसता, चोर अचानक घुसता। अशुभ चेतनाएं चोर जैसी, शुभ चेतनाएं ब्राह्मण जैसी है, वो आपकी कुंडी बजा के आएंगी। कई बार आप लोगों ने ऐसा महसूस किया होगा कि आप लोग ध्यान करते होंगे और आपको महसूस होता होगा आपके पीछे कोई बैठा हुआ है,
अकेले ध्यान करते हो अचानक महसूस होता है इधर कोई बैठा है, इधर कोई बैठा है, तो वो शुभ चेतनाएं होती हैं जो प्रतीक्षारत होती हैं कि कब इसको कुछ घटे और कब इसके हवन कुंड से गुजर के मैं शांत हूं। वो प्रतीक्षा में होती है, लेकिन वो तुम्हें आभास भी कराती है। बहुत शुभ चेतनाएं तो इतना भी आभास कराती हैं कि तुम्हारे शरीर को छूती हैं और तुम्हें महसूस कराती हैं हम हैं। लेकिन क्यों करा रही हैं वो ऐसा? वो दो बातें देखना चाहती हैं। अशुभ चेतना भी दो बातें देखना चाहती है और शुभ चेतना भी दो बातें देखना चाहती है। अशुभ चेतना नेता की तरह होती है, वो तुम्हारे ऊपर कब्जा करती है दो तरीके से। जैसे नेता कहते हैं हमें वोट दो, राम मंदिर बनवा दो, पहला लालच। दूसरा, राम मंदिर नहीं बनवा पाए तो फिर वो तुम्हें भय देती हैं, अगर तुमने नहीं दिया ना वोट तो देखना मुसलमानों का राज्य होगा। पहले वो तुम्हें लोभ देती, लोभ से तुम ना आओ तो फिर वो तुम्हें भय देती। तो उसी प्रकार अशुभ चेतनाएं लोभ और भय को तुम्हारे अंदर देखना चाहेंगी कि क्या ये व्यक्ति लोभी है। अगर तुम लोभी हो, अगर तुम भयभीत हो तो वो तुम्हें प्रवेश कर जाएंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। ये अशुभ चेतनाएं पता भी नहीं चलता और तुम्हारे कैरेक्टर को लोभी और भयभीत देख के तुम्हारे में प्रवेश कर जाती है। शुभ चेतनाएं भी ये चीज देखती हैं, लेकिन वो ये देखती हैं क्या ये व्यक्ति भयभीत तो नहीं हो रहा। अगर तुम भयभीत हुए तो तुम्हें कभी प्रवेश नहीं करेंगे। एक सच्चा साधक भय से मुक्त होगा तब वो शुभ चेतनाओं को प्रवेश देता है। और शुभ चेतनाएं जब गुजरती हैं तो एक तो वो अपनी मुक्ति का मार्ग बनाती हैं, दूसरा जाते जाते तुम्हें आशीष देके जाती हैं। और बहुत जबरदस्त आशीष है उनके, जीवन को पूरा रूपांतरित करते हैं। लेकिन लाखों करोड़ों में कोई एक आध लोग होता है जिसके ऊपर शुभ चेतनाओं की निगाहें होती हैं। अक्सर ये होता है कि आपको शुभ चेतनाओं का आभास हो रहा होता है कि वो तुम्हें छू रही हैं, वो तुम्हारे निकट हैं, लेकिन तुम डर जाते हो क्योंकि तुम जिन बाबाओं के पास जाते हो वो तुम्हें समझाते हैं कि कोई भूत प्रेत का चक्कर है, वो तुम्हें और डराते हैं। डराने के कारण वो तुम्हारे पास मौजूद तो होती है, वो सोचती है आदमी तो अच्छा है लेकिन एक अभी पात्रता नहीं। वो पात्रता जिस दिन तुम्हारी निर्मित होती है वो तुम्हें सपोर्ट करती है। तो उसी प्रकार शुभ और अशुभ चेतनाओं के जिस समय आगमन होते हैं दो प्रकार की निशानियां होती हैं। जिस व्यक्ति के निकट से अशुभ चेतनाएं का गुजरना होता है उस व्यक्ति को गर्मी का आभास होता है। जिस व्यक्ति के निकट शुभ चेतनाओं का गुजरना होता है उसे शीतलता का आभास होता है। कभी कभी आप महसूस करो कि ध्यान करते करते ऐसी अवस्था भी आपकी बनती है कि आप बैठे हो अचानक पूरे शीतल हो जाते हो, एकदम गर्मी थी और शीतलता आ गई। और जैसे ऐसा भी होता है कि एसी में हो और गर्मी लगने लगी। लेकिन इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं। आपने मुझे बताया तो मैं उन चीजों को आपको बता सकता हूं कि कहां कहां आपने गड़बड़ की होगी। दो तीन गड़बड़ है, इनको समझ लो। अभी तक मैंने यहां दिशा के संबंध में आप लोगों से ज्यादा बातें नहीं की। आप दोनों के साथ एक गड़बड़ हुई होगी। कल रात वजू करके लेटे थे, वजू किया था? आपने किया था? दिशा पूरब पश्चिम थी या उत्तर दक्षिण थी? उत्तर दक्षिण रही होगी। यस, उत्तर दक्षिण। दिशा का भी प्रभाव होता है। मानसिकता को चेक करो, तीन चीजें चेक करने वाली होती हैं। अगर हम वजू करते हैं तो वजू से हमारे भाव थोड़े पवित्र होते हैं। हमें लगता है कि हमने एक नेक काम किया, हमने अपने शरीर के द्वारों को जो है वो शुद्ध किया, इसलिए वजू का फायदा है। दूसरा, उत्तर दक्षिण जब आप लेटते हैं तो उत्तर दक्षिण हमारी मैग्नेटिक जो फोर्स होती है वो इसके अपोजिट काम करती है जो पूरब और पश्चिम करती है। इसीलिए लाशों को ही केवल दक्षिण की तरफ पैर करके रखा जाता है क्योंकि उनके ऊपर किसी भी प्रकार का मैग्नेटिक फील्ड का कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। लेकिन दक्षिण की तरफ आप जीवित व्यक्ति सोगा तो उसके ऊपर कुछ गलत प्रभाव होगा। दूसरी बात, तीसरी चीज होती है कि आपको सोने से पहले आपकी मानसिकता में बहुत गहरा कोई लालच या बहुत गहरा कोई भय चल रहा होता है। किसी भी प्रकार का भय हो सकता है। बिजनेस खराब हो जाए, नौकरी छूट जाएगी, सामाजिक हानि हो जाएगी कोई, तो ये सारी चीजें जो हैं एक प्रकार के भय उत्पन्न करती हैं। तो ऐसी अवस्थाओं में हम लोग जो हैं वो उनके आगमन के कारण पैदा कर देते हैं।
कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैं कहता हूँ कि आप लोग ध्यान का वक्त है, ध्यान करें, सो जाएं, लेकिन बहुत से लोग नहीं सो रहे हैं, टहल रहे हैं। आपने मुझे दिन में कभी चक्कर लगाते नहीं देखा होगा। मैं रात में कल 2:30-3 बजे हम और दिव्या भी थे तो चक्कर लगा रहे, क्योंकि जितनी बड़ी मेरा ये ऊर्जा क्षेत्र है उतने में मुझे काम करना पड़ेगा। तो कई चीजें होती हैं जो उस दायरे के बीच में अच्छी होती हैं जिस दायरे में आप साधना कर रहे होते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, आप दोनों इसमें ये परेशान मत होइए कि कोई अशुभ चेतना घुस गई और परेशान कर देगी, वो आपके निकट थी, लेकिन आपके पास अभी भी ध्यान में जाने के प्रति भाव है। इससे सिद्ध होता है कि उसने आपकी मानसिकता को विकृत नहीं किया। नहीं तो मैंने आप लोगों को कहा था कि दूसरा दिन ऐसा समय भी आता है कि आप लोग यहाँ से मेरे खिलाफ बातें करके छोड़ के जाना भी चाहोगे। कई लोग हो सकते हैं जिनके अंदर शाम तक ये भाव चलेगा कि मैं चला जाऊं यहाँ से, कि इस जगह से हटो, कुछ गड़बड़ हो जाएगी। ये उन चीजों के शिकार हो जाने के कारण होता है जो मैं परसों नहीं कहना चाहता। तो इसलिए आप लोग अभी भी अगर ध्यान के प्रति आकर्षित हो, इसका मतलब वो आपके निकट तो थे, उनकी ऊष्मा का आभास तो आपने खूब किया, लेकिन ऐसी कोई चीज आपके साथ दुर्घटना तरीके से नहीं, ठीक है। और रात में क्योंकि आप ब्लैंक सोए तो भले ही उस समय गर्मी का आभास हुआ, अगर उसके बाद वो आप में प्रवेश भी करे हों तो ब्लैंक सोने के कारण दरवाजा खुला रहता है तो वो आराम से निकल जाते हैं, ठीक है। इससे बचने के 2-3 उपाय हैं जिसकी चर्चा भी मैं अभी कर लेना चाहता हूं। यहां से जाने के बाद जब भी आप रात्रि प्रयोग करके सोएंगे, क्योंकि यहां से जाने के बाद दिन में प्रयोग नहीं करने किसी को भी, सिर्फ रात्रि का 1 हफ्ते तक प्रयोग करना है। चाहे आप कोई सा करो, जो भी 2 प्रयोग मैंने आप लोगों को बताया, एक सब्र वाला या गर्दन वाला, जो भी प्रयोग करके सो तो 3-4 बातों का ख्याल रखो। पहली बात, वजू किया होना चाहिए, नियम से जरूरी है। दूसरी बात, हो सके तो 1 हफ्ते तक आपकी पत्नी या आपका कोई भी व्यक्ति आपके संग नहीं सो रहा हो। अगर कोशिश करें तो ऐसी जगह का चुनाव कर लेना कोई बुरी बात नहीं है। या पत्नी अगर किसी की हो तो वो कह सकता है कि भाई चलो जो भी उनके साथ रात्रि में आपको जीना है जिए, उसके बाद कह सकते हैं कि प्लीज अब मुझे थोड़ा सोने दीजिए और मुझे टच मत करिएगा। 1 हफ्ते तक बचना है। 1 हफ्ते तक बचने के बाद फिर आपकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी पावरफुल होने लगती है कि अगर आपकी पत्नी भी आपके निकट लेटेगी, आपके बच्चे भी आपके निकट लेटेंगे, तो वो आपसे और प्रेमपूर्ण होंगे, आपके प्रति उनका चिंतन गहन होगा, क्योंकि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड दूसरे की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपने दायरे में लेने लग जाते हैं। वैज्ञानिकों ने अभी एक खोज की। उन्होंने कहा कि क्या ऐसा संभव है कि 2 व्यक्ति बिना मिले बात कर सकते हो? तो उन्होंने कहा संभव है। कभी कभी 2 लोगों को आपस में प्रेम हो जाता है, उनका देखा, आंखें लड़ी और 4 हो गई। वो आंखें लड़ी 4 का सिर्फ इतना रीजन है कि आपकी मैग्नेटिक फील्ड और उसकी मैग्नेटिक फील्ड लगभग एक ही तरीके के डायमेंशन में होती है, जिसके कारण आप दोनों को जुड़ते ही एक दूसरे से प्रेम का आभास होता है। लेकिन उसके बाद फिर वो बदल जाती है, लेकिन आप उस बहाव में आके प्रेम में पड़ जाते हैं। ये सारी चीजें वैज्ञानिकों ने कहा कि ये बातें बहुत समय से सुनी हैं, इन पर प्रयोग करके देखा जाए। तो उन्होंने 1-1 किलोमीटर की दूरी पे 2 लोगों को बैठाला और दोनों लोगों के मस्तिष्क पे एक यंत्र लगाया जिससे उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को चेक किया जा सके, साथ साथ सेट किया जा सके एक ही फ्रीक्वेंसी पे। तो 2 लोगों को अलग अलग तरीके से उन्होंने एक ही फ्रीक्वेंसी पे सेट किया और 1 किलोमीटर दूर बैठे लोग एक दूसरे के विचार को पकड़ने लगे। उनसे पूछने लगे तुम्हें कैसा कलर दिख रहा है, तो एक को लाल दिखाया जा रहा था, दूसरे को यहाँ लाल दिख रहा था। तो इस तरीके से पता लगा कि एक खास तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की दशा में एक दूसरे पे विचार पहुंचाए जा सकते हैं। वैज्ञानिक इसका उपयोग ऐसे कर रहे हैं कि चांद पे जाना है किसी को, तो चांद पे गया व्यक्ति को अगर हम वो टोपी दे दें और वह एक खास फ्रीक्वेंसी में उसको सेट कर दिया जाए, तो यहाँ पे बैठा एक व्यक्ति जो उसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की सेटिंग है, तुरंत इससे टेलीपैथी से बातें पहुंचाई जा सकती है। टेलीपैथी का यही प्रोसेस होता था कि हम किसी को याद करके, उसके चेहरे को याद करके और उसके बारे में सोचें,
तो धीरे धीरे वो टेलीपैथी बनने लग जाती है। टेलीपैथी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स और इनकी तरंगों का ही दूरगामी परिणाम है। यही चीज दूसरे ढंग से भी उन्होंने खोजी। उन्होंने पाया कि अगर किसी व्यक्ति की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पावरफुल हो जाए तो वो कई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को अपने कब्जे में ले सकती है। छोटी छोटी मानसिकता वाले लोग बड़ी मजबूत मानसिकता वाले लोगों की बातें मानते हैं। इसीलिए दुनिया में दो वर्ग हैं, एक वो जो कमांड करते हैं, दूसरे वो जो कमांड सहते हैं। तो जो कमांड करते हैं वो लोग हैं जिनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बहुत हाई है, और जो कमांड सहते हैं वो लोग हैं जिनकी कमजोर है। तो यदि आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मजबूत होगी तो हो सकता है कि आप अपने घर को, परिवार को एक बहुत अच्छे ढंग से मैनेज कर सके। सब लोग आपकी सुनेंगे, सब लोग आपसे जुड़ेंगे। प्रभावशाली व्यक्तित्व की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड मजबूत होती है। एक किर्लियन फोटोग्राफी करके एक कैमरा आता है, उससे किसी भी इंसान की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड चेक की जा सकती है कि वो इस समय कैसी है। सबसे मजबूत इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड व्हाइट कलर की होती है। इसीलिए बुद्ध पुरुषों के चारों तरफ एक ऑरा होता है जिसको बहुत कम आंखें देख पाती हैं। तो जिन्होंने देखा तो उन्होंने बुद्ध पुरुषों के फोटो के चारों तरफ एक सफेद आभा मंडल का निर्माण किया कि कुछ ऐसा है जो दिखता है। तो जितने भी बातें मैं कह रहा हूं उनको आप घर में पालन करें। पहला, वजू करके सोएं। दूसरा, निकट में किसी को ना टच होने दें। तीसरी चीज आपको ख्याल रखनी है वो कम से कम अपने उस वक्त विचारों की शुद्धता पे। उस समय आप जिस समय ध्यान में प्रवेश करें, ना आपके अंदर लोभ होना चाहिए, ना आपके अंदर भय होना चाहिए। तो आपके अंदर लोभ ना हो और भय ना हो, इसका सबसे सहज सूत्र आपके पास मैंने दिया है, मुस्कान का प्रयोग। अगर आप 2 मिनट तक मुस्कान का प्रयोग करेंगे तो अचानक आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे जितनी भी प्रकार की एक विकृतियां बैठी होती हैं वो झड़ जाती हैं। मुस्कुराता हुआ चेहरा ऐसा दिखता है कि इसमें कुछ ग्रेसनेस है। जो मुस्कुरा भी नहीं सकते वो आनंद को कहीं छू भी नहीं सकते। भगवान शंकर का आप फोटो देखो तो ऐसा लगता है हर समय मुस्कान है, हर समय मुस्कान है। तो मुस्कान का प्रयोग अगर आप करोगे तो आप लोभ को और भय को अपने से दूर रखो। जितना लोभ और भय आपसे दूर रहेगा उतना ही रात्रि में आपको इस प्रकार की चेतनाएं डिस्टर्ब नहीं कर पाएंगी। और यदि कोई ऐसी चेतना जो शुभ चेतना हो और आपको आभास कराए और आपको लगे कि मेरे कोई निकट है, कोई मुझे छू रहा है, तो आप भयभीत मत हो। मैंने आपको बताया, आश्वासन दे रहा हूं, वो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन के लिए आए हैं। तो वहां पे भयभीत होने की बजाय स्वीकार करो। अगर ऐसी स्थिति में कभी ऐसा लगे कि कोई अशुभ चेतना है तो आपको जो मैंने बताया उन चीजों पे काम करो। और जब कोई शुभ चेतना का बिल्कुल स्पष्ट आभास हो कि कोई शुभ चेतना है तो आपको सीधे काम करना चाहिए, एकदम शरीर को ढीला छोड़ो और अहोभाव से सिर्फ 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए आपके अंदर से आना चाहिए, ये भी एक ध्यान प्रयोग है। अगर आप ऐसे करके बिल्कुल सहजता से आप लोग, ये मैं अभी आपको बता दूं, हैरान हो गए आप लोग, ये प्रयोग पहली बार आज ही करवाऊंगा। और ये प्रयोग है कि कैसे विचार एकदम शांत होते हैं और स्थिर होते हैं। सिंपली बहुत सहजता के साथ, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको इम्प्लीमेंट करा जा सकता है। तो अभी मैं आप लोगों से कहूंगा कि अब इस प्रयोग को करने के लिए हम सब अपनी जगह पे खड़े होंगे। 1 मिनट खड़े होंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे देखें हमें करना क्या है। मैं एक म्यूजिक चलाऊंगा, आपको सिर्फ इतना करना है कि आपके दोनों पैर आपके इस कंधे के नीचे रहें। जैसे इस कंधे के नीचे ये वाला, इससे ये ना तो बहुत चिपके हो ना बहुत दूरी हो, बिल्कुल ऐसा, क्योंकि कंधे के नीचे है इसका मतलब लोड आपका सही है। ठीक है, सिर्फ बिल्कुल सहज। तो सहज खड़े हो जाने के बाद शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है और ढीला छोड़ते छोड़ते आपको एक काम करना है,
सब सुख समझ लीजिए। आपको एक काम करना है कि पहले देखना है पैर, किस पैर पे वजन। तो सबसे पहले आपको लग सकता है कि इस पैर पे मेरा वजन, तो आपको इस पैर का वजन धीरे 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 इस पैर पे लाना है। जैसे ही इस पैर पे आप वजन लाएंगे, फिर लगेगा इस पे वजन हो गया, इस पे नहीं है, फिर इधर से वजन ट्रांसफर करना है इस वाले पैर पे। ऐसे करते आप इधर से वजन इधर, इधर से वजन इधर, ऐसे लाते लाते फिर आपको करना यह है कि आपको वजन अपनी नाभि पे रोकना है बहुत सहजता से। और जैसी नाभि पे आपका वजन रुकने लगेगा, आपको ऐसा आभास होगा ये एकदम कुंडली पे आपकी चोट है, जो आप कर रहे हो बिल्कुल सहज वृत्ति से। तो इसे करते करते आपके अंदर से एक हल्का सा अहोभाव आना चाहिए कि जैसे आपने छोड़ दिया। इसको लतिहान बोलते हैं। लतिहान के बारे में एक बात बता दूं। कबीर का एक पुत्र हुआ, इसका नाम था कमाल। कमाल की एक बड़ी अच्छी सी कहानी फेमस है कि कबीर ने एक बार कमाल से कहा कि कमाल जाओ और घास काट लो। वो कभी गया नहीं था। उसने पूछा मैं कौन सी घास काट के लाऊं? उसने कहा वो नदी के किनारे घास है, वो तुम काट लो। तो उसने कहा नदी के किनारे मैं कैसे पहचानूंगा कि कौन सी घास काटने योग्य है? तो उसने कहा तुम वहां जाओगे तो तुम्हें पता लग जाएगा, जो तुमसे पृथक है उसे काट लेना। पृथक का दो मतलब होता है, ये भी आप जान लीजिए। पृथक का मतलब है कि उसमें मेरी जैसी चेतना नहीं, वो मुझसे विपरीत है। पृथक। घास काटना कहीं भी गलत नहीं बताया किसी धर्म में, क्योंकि घास का बीज बोया नहीं जाता। घास अस्तित्वगत है, वो अस्तित्वगत है इसलिए तुमसे पृथक है, क्योंकि तुम्हारा बीज तो बोया जाता है, उसका बीज बोया नहीं जाता। जिसका बीज बोया नहीं जाता वो तुम्हारे लिए, तुम्हारे जानवरों के लिए, भोजन को देने के लिए अस्तित्व की तरफ से तुम्हें दान है। तो इसलिए कबीर ने उससे इशारों में बात कही कि जो तुमसे पृथक हो उसको काट लेना। कमाल वहां पहुंचा, फिर वापिस ही नहीं आया। वापिस नहीं आया तो कबीर ढूंढने निकले उसको अगले दिन सुबह कि कहां गया। जब ढूंढने निकले तो कबीर का लड़का खड़ा कमाल, वो घास लंबी लंबी होती है ना जो ऊंची ऊंची, वहां खड़ा ऐसे ऐसे हिल रहा। तो कबीर ने उसे जाके चेतना में लाया और उससे कहा कि क्या कर रहा था। उसने कहा कल आपने कहा था कि जो आपसे पृथक हो उसको काट लेना। मैं जब यहां आया और इनके साथ आके खड़ा हुआ तो इनसे मैं पूछ रहा था क्या मैं पृथक हूं, तो तभी इनके जैसे मैं डोलने लगा और मुझे लगा मुझसे कुछ भी पृथक नहीं है, मैं सबसे जुड़ा हूं। पृथक उपयोग के तल की गई बात है, लेकिन मैं सबसे जुड़ा हूं, वहां पे भी जिनका मैं उपयोग करता हूं उनका हिस्सा हूं। तो कबीर का लड़का कमाल पहली बार जब इस चीज को हुआ तो कबीर ने उस चीज को नाम दिया तुझे लतिहान हुआ। लतिहान ये शब्द कबीर का दिया, वो लतिहान को उपलब्ध हुआ। तो ये जो प्रयोग है ये लतिहान का प्रयोग, ये आपके अंदर शिद्दत को बढ़ाता है, ये आपके अंदर समर्पण को बढ़ाता है, ये आपके अंदर स्वीकार को बढ़ाता है। तो इस प्रयोग को करेंगे। सभी लोग खड़े हो जाएं।